पाकिस्तान में अगर किसी से पूछें कि दुनिया के किस कोने में जाना है, किस मुल्क में जाना है, तो बाज़ उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, जिसमें इंग्लैंड और उसके बाद कनाडा, अमेरिका। इंग्लैंड जाने के बहुत ज़्यादा लोग ख्वाहिशमंद हैं, और फिर बरतानिया में पहुंचकर उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बरतानिया कैसे जाया जाए, वीज़ा कैसे लगवाया जाए, और बरतानिया में मुकीम जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो किस हाल में है। आज इन सब सवालों के जवाबात के लिए BMC लाइव में मैंने इनवाइट किया है UK इमिग्रेशन एंड ह्यूमन राइट्स लॉयर, बहुत ही अच्छे वकील हैं, इंटरनेशनल फेम है उन्हें, सोशल मीडिया पर लोग उनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं। मेरी मुराद है बारी लॉ एसोसिएट के CEO कैसर बारी साहब। कैसर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अच्छा लगा जी, है कनाडा में ब्रीफ आपका टूर था। मैंने कहा कि जो हमारे नाजरीन हैं उनको कम से कम मौका मिले कि आपसे आपके जो ख्यालात हैं उन तक पहुंच जाएं। बहुत शुक्रिया। कैसा रहा टूर जी? बहुत शुक्रिया जी, आपके इनवाइट करने का शुक्रिया। अच्छा, थैंक यू। अच्छा सर, UK इमिग्रेशन एंड ह्यूमन राइट्स लॉयर, आपका पाकिस्तान में ऑफिस है, UK में ऑफिस है, आपकी जो सर्विसेज हैं वो उसके बारे में बताइएगा। देखिए, चूँकि पाकिस्तान हो या इंडिया हो, बांग्लादेश, नेपाल, इस तरह के जितने कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत से जो एजेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं, कंसल्टेंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसी होती है कि जो राइट पीपल हैं वो राइट पर्सन तक पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है। सो उसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये एक सोशल मीडिया एक ब्लेसिंग है। आप जैसे TV जो हैं, चैनल्स जो हैं, वो एक ब्लेसिंग है उन लोगों के लिए जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि जी हमने अपनी लीगल सर्विसेज जो हैं वो कैसे लेनी है। सो मैं ये समझता हूँ कि जी के जितने थर्ड वर्ल्ड कंट्री से स्पेशली लोग रहते हैं वहाँ पे, उनको कम से कम एजेंट्स या कंसल्टेंट्स की बजाय जो है जो प्रॉपर क्वालिफाइड वकील होते हैं जो UK बेस्ड काम करते हैं उनके पास आना चाहिए, ताकि जो एक तो प्रॉपर उनको लीगल सर्विसेज मिलती हैं, और सेकंड ये है कि जो लोग स्कैम हो जाते हैं, फ्रॉड हो जाता है उनसे, तो वो कम से कम उस तरह की चीज़ों से जो है, यानी कि जो प्रोफेशनल लॉयर है उसके पास जाना चाहिए, बिल्कुल जिसके पास डिग्री। अच्छा, आप की जो फैमिली है वो भी, आपके वालिद साहब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लॉयर थे, गुलाम बारी चौधरी साहब, उसके बाद ये वरासत में आपको मिला, तो इसमें फ़ायदा होता है कि जिस घराने में आप पैदा हुए वो हेड ऑफ द होम जो है वो खुद एक मैं ये समझता हूँ जी कि बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि जो बिजनेसमैन के बच्चे होते हैं वो बिज़नेस को पैदा होते ही समझते हैं, जानते हैं कि जी हमने बिज़नेस को आगे कैसे लेके चलना है। सो हम तो वो पैदा होते ही लॉ को, कानून को, मतलब आप ये कह सकते हैं कि बड़े ही कानून की किताबों के साथ हुए। सही। सो उससे मैं समझता हूँ कि एक्सपीरियंस में बड़ा फ़र्क आ जाता है कि जी के बहुत कुछ आपने अपने बचपन से सीखते आ रहे होते हैं। तो उससे और आपकी स्ट्रगल भी है एज लॉयर पाकिस्तान में, आप सेशन कोर्ट से फिर हाई कोर्ट, पूरा वो प्रोसेस देखा है, बिल्कुल ऐसी जो एक लॉयर को लॉयर बनाता है। बिल्कुल ऐसे जी। 99 में मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी पाकिस्तान में, और उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट में मैंने काम किया इनिशियल स्टेज पे। तो उसके बाद फिर अभी पिछले को लास्ट आप कह लीजिए जी कि सिंस 1999 आई एम स्टिल वर्किंग एज अ प्रोफेशनल लॉयर। तो 24 इयर्स हो गए लीगल फील्ड में ही काम करते। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा सर, UK की इमिग्रेशन और वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है ये पूछते हैं। ये बताइए, अभी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चेंज हुई है वो कुछ फ़र्क पड़ा है इमिग्रेशन पे या कम्युनिटीज़ पे मुख्तलिफ? देखिए, फ़िलहाल तो नहीं, मैं समझता कि ऐसा नहीं है, चूँकि अगर हम ये जो जितने सिविलाइज्ड कंट्री हैं इसमें हमारे कंट्रीज़ की तरह की सिचुएशन नहीं होती कि जी आप पिछली गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि जी उन्होंने ये कर दिया, उसके बाद जो है उनकी ये गलतियां थी, उसको हम जो है वो आगे सुधारेंगे या सीधा करेंगे। ये लोग कानून के फॉलोअर हैं, ये कानून के मुताबिक काम करते हैं। सो अभी जैसे पिछली गवर्नमेंट ने एक प्लान था उनका कि जी जितने असाइलम सीकर्स हैं हम उनको रवांडा मूव करेंगे जी यहाँ से। तो उसके ऊपर बहुत सी जो था ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से इश्यूज आए, बहुत ज़्यादा लोगों ने कंपेन की, फिर हाइड पार्क में बहुत से ऐसे जलसे जुलूस जिसको कहेंगे वो हुए। लेकिन अल्टीमेट मैटर जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट तक गया तो सुप्रीम कोर्ट ने रवांडा प्लान को
कहा कि जी के ये एक सेफ प्लान नहीं है, चूँकि रवांडा इज़ नॉट अ सेफ कंट्री। लेकिन उसके बावजूद चूँकि पार्लियामेंट जो है वो हायर कमान है, सो हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब थे ऋषि सुनक साहब, उन्होंने कहा जी कि हम दोबारा से जो है वो पार्लियामेंट से लॉ पास करवाएंगे। सो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद जो था फिर जो पार्लियामेंट थी उन्होंने दोबारा कानून पास किया, रवांडा बिल को जो था पास किया गया। लेकिन जो करंट गवर्नमेंट है इन्होंने कहा जी कि रवांडा पॉलिसी को हम स्टॉप करेंगे। सो ये जो नई गवर्नमेंट है इनके कुछ 7-8 प्लान्स हैं जो इन्होंने अपने की प्लान्स दिए हैं कि जी कि हम असाइलम के हवाले से जो है वो रवांडा प्लान ख़त्म करेंगे, रवांडा अब कोई नहीं जाएगा। फिर सेकंड इन्होंने बैकलॉग जो है असाइलम की उसको ख़त्म करने के हवाले से अभी आइडियाज़ दिए हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ के जी कि क्या जो इनकी अपनी जमात के सभी लोग हैं वो उसको कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। फिर सेकंड ये है कि ऑब्वियसली दूसरी पार्टी ने भी वोट लिए हैं। फिर चूँकि ब्रेक्जिट जो हुआ 2020 का जो ब्रेक्जिट था, उस ब्रेक्जिट की असल वजह ही जो है इमिग्रेशन है कि जी के हमारे पास इमिग्रेंट्स जो हैं वो आ गए हैं, 27 कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे काम नहीं है, यहाँ पे जॉब्स नहीं है, सो इट्स वेरी हार्ड टू सर्वाइव जो है। सो उसकी वजह से ब्रेक्जिट हुआ। सो क्या अब ये गवर्नमेंट जो लेबर गवर्नमेंट है, अगर तो ये ऐसी को पॉलिसीज़ बनाते हैं कि जो दोनों साइड पे काम करे, फॉर इमिग्रेंट्स उनकी बेटरमेंट के लिए काम करे, और जो वहाँ पे जो ऑलरेडी लोग रहते हैं वहाँ पे जो जिनके टैक्स की मनी जो है जो असाइलम सीकर्स पे खर्च की जाए, अगर तो ये दोनों तरफ एज अ बैलेंस्ड गवर्नमेंट चलती है, सो देन वी होप के जी के ऐसा होना चाहिए। चूँकि इमिग्रेंट्स के लिए काम होना चाहिए, असाइलम सीकर्स की जो है इस वक्त द कंडीशन इज़ वर्स्ट जिसको कहेंगे, चूँकि ना उनके पास कोई शेल्टर है इस वक्त वहाँ पे, वो उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं। गवर्नमेंट की फंडिंग जो है माइग्रेंट हेल्प की तरफ से वो उनके लिए बहुत लो है, तो मिजरेबल उनकी सिचुएशन। अच्छा ये बताइए, ऋषि सुनक चूँकि हमारा कलर साउथ एशियन, हम भी समझते थे कि जी हमारा कोई एक बंदा है, तो उस पीरियड में बड़ा थोड़ा सा पीरियड था, उसमें इमिग्रेंट्स के लिए मुश्किलात बढ़ी या आसानियाँ हुई? देखिए, चूँकि मुश्किलात बढ़ना एक चूँकि पॉलिसीज़ का एक एक्ट होता है कि चूँकि ऋषि साहब डायरेक्टली आते ही उन्होंने कुछ अनाउंस तो नहीं किया है, जो पिछली एक लेगेसी चलती आ रही होती है उसी को तकरीबन उसी को कंटिन्यू करना होता है। सो जिस वक्त ये ब्रेक्जिट हुआ उस वक्त भी ये इमिग्रेशन का इशू था। रवांडा प्लान जो है ये 2020 का स्टार्टेड है, सो उस वजह से उनको आगे चीज़ें लेके चलनी पड़ी। सो वो अल्टीमेट क्या होता है कि जिस वक्त एक गवर्नमेंट होती है सो ब्लेम उन्हीं के ऊपर आ जाता है, शोल्डर पे, तो ब्यूरोक्रेसी और जो उनकी पॉलिसियां वो चलती हैं। चूँकि उन्हीं के इस टाइम पीरियड में बैकलॉग असाइलम की वो बढ़ गई, स्टूडेंट्स के डिपेंडेंट्स के ऊपर पाबंदी लग गई कि जी के नाउ यू कैन नॉट ब्रिंग योर डिपेंडेंट्स। फिर उसके बाद स्किल्ड वर्कर वीज़ास के हवाले से जो उनके जो डिपेंडेंट्स होते हैं, जो वाइफ है, बच्चे हैं, उनके ऊपर लगा कि जी नहीं आएंगे अब। फिर उसके बाद IHS जो हमारी इमिग्रेशन फीसें हैं वो काफ़ी डबल हो गई। सो टेक्निकली सारा ब्लेम जो था वो उस गवर्नमेंट पे आ गया। लेकिन अब द इशू इज़ राइट नाउ कि क्या जो मौजूदा गवर्नमेंट है या तो वो उसको उस तमाम फैसलों को ख़त्म करे, नल एंड वाइड करे, जो इमिग्रेशन की फ़ीसें बढ़ चुकी हैं उसको या तो वो वहीं पे लेके आए जो लास्ट ईयर। अब जैसे स्पाउस वीज़ा है, शादी का वीज़ा, एक शख्स का एक ह्यूमन राइट है कि जी कि मैंने शादी की है तो मैं अपनी वाइफ को या बच्चों को, अपनी हस्बैंड को जो है वो मैं UK में ला सकूँ। लेकिन उसके लिए जो इनकम थ्रेश होल्ड है उसको डबल कर दिया गया। पहले 18,600 था, उसको इतना डबल इंक्रीज कर दिया गया कि अभी 29,000 पाउंड है। सो इट्स वेरी हार्ड कि तो अब UK भी चाहता है कि ज़रा इमिग्रेंट जो है वो कम आए। देखिए, इमिग्रेंट को कंट्रोल करना और इमिग्रेंट्स के राइट्स उनको देना, इसमें बड़ा फ़र्क है। सो एक है कंट्रोल करना, इनको चाहिए कि अपने बॉर्डर्स को कंट्रोल करें कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो ना आए, वो उनको स्टॉप करना चाहिए। लीगल वेज है। ऐसा लीगल वेज कौन से कौन सी कैटेगरी हैं? देखिए, क्योंकि पाकिस्तान में और जो दूसरे मुल्कों में पाकिस्तानी बैठे हैं जो चाहते हैं कि UK की इमिग्रेशन मिले और लीगल वे से वहाँ पे आए, वो ज़रा उन पे रोशनी डालिए। देखिए, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। ऑब्वियसली जो इस वक्त सबसे हायर जिसको डिमांड कहेंगे वो तो दैट्स स्टूडेंट वीज़ा जो है, स्टूडेंट के हवाले से लोग आते हैं। फिर उसके बाद स्किल्ड वर्कर वीज़ा है इनका, जो जिसमें केयर होम्स के वीज़े आ जाते हैं। फिर उसके बाद स्किल्ड वर्कर वीज़ा आ गया। फिर उसके बाद इनका अपना एक ओन स्पॉन्सरशिप वीज़ा जो है वो कैटेगरी उसकी आ जाती है। स्पाउस वीज़ा है, फियांसे वीज़ा है, फिर ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सो इसमें इस ऑल डिपेंड्स के कौन सा बंदा जो है वो कौन सी कैटेगरी के थ्रू आना चाह रहा होता है। सो रादर देन कि जी के
लोग एक्चुअली चाह ये रहे होते हैं कि जी कि हम करें भी कुछ ना, लेकिन ये है कि एजेंट्स को पैसे दें और हम यहाँ पे पहुँच जाएं। सो दैट्स द आई थिंक द बेसिक नीड या अवेयरनेस है जो मैं समझता हूँ लोगों को देनी चाहिए कि इस किस्म की चीज़ों से अवॉइड करें। जो सर, जो स्टूडेंट वीज़ा है, वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वो आसानी से एडमिशन दे देते हैं? क्या प्रोसेस क्या है जो हमें कनाडा में, अमेरिका में लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और सोशल मीडिया के ज़रिए जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में लोग बैठे हैं अपने बच्चों को बाहर भिजवाना चाह रहे हैं, तो यूके स्टूडेंट कैसे आ सकते हैं? देखिए, एक तो मैं ये समझता हूँ जी कि लोगों को एजेंट्स के पास नहीं जाना चाहिए, नंबर वन। उसमें यह है कि अगर एक शख्स जो ऑलरेडी जो खुद स्टूडेंट है, जो पढ़ा लिखा है, अगर वो जेन्युइन स्टूडेंट है, तो उसको रादर देन के किसी एजेंट को यूज़ करे, वो अगर किसी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अगर उसको, चूँकि आजकल कंप्यूटर का ज़माना है जी, ऑनलाइन है, गूगल पे हर चीज़ है, वो गूगल करें या अपनी रेलिवेंट जो उनकी एजुकेशन है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करें, डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ को ईमेल करें, अपनी एजुकेशन के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उनके जो रेलिवेंट जो भी, वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को पे करें। उससे डबल एक फ़ायदा होगा। नंबर एक तो आप एजेंट्स के फ्रॉड से बच सकेंगे। नंबर टू ये है कि आपने डायरेक्ट जिस वक्त यूनिवर्सिटी को एडमिशन लिया, आपको कंडीशनल ऑफर लेटर जिसको कहेंगे वो आपको मिल जाता है। उसी में यह है कि जो ही आपको ऑफर लेटर मिल गया, आप डायरेक्ट अपना वीज़ा अप्लाई करें जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है। अच्छा, इन केस अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है, ऑब्वियसली आपके पास राइट ऑफ अपील होता है, आप अपील पे जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे अहम पॉइंट उसमें जो मैंने अभी प्रैक्टिस में देखा है, चूंकि एजेंट सम टाइम क्या करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को फीस ही नहीं स्टूडेंट्स की जमा करवाते। आज भी मेरी सुबह एक अपॉइंटमेंट थी क्लाइंट के साथ, उन्होंने कहा जी कि मेरे से एजेंट ने जो है वो फीस इतनी चार्ज कर बैठा है, और जब मैं यूनिवर्सिटी आया तो मुझे पता चला मेरी तो यूनिवर्सिटी में फ़ीस ही नहीं उतनी पे की हुई। सो बेसिक सी एक फ़ीस पे की और एडमिशन लिया, वीज़ा लिया, उसके बाद यहाँ आ गए। आप जिस वक्त डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी आपको डायरेक्ट जब आप लेटर इशू करेगी, आप डायरेक्ट वीज़ा लें, और उसके बाद आप एजेंट्स के जंजाल और उनके झंझट से बाहर निकलना चाहिए। मैं सही। समझता हूँ। तो आपका जो ऑफिस है वो कैसे मदद करता है स्टूडेंट वीज़ा में? देखिए, एक तो हमारी प्रोफेशनल फर्म है, कमर्शियल फर्म है हम लोग, उसमें यह है कि जितने चाहे कोई स्टूडेंट हो, कोई स्पाउस वीज़ा पे है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा, कोई सा भी जो भी इमिग्रेशन उनके मैटर्स हैं, वो डायरेक्ट हमसे रब्ता करते भी हैं। और ऑनलाइन ऑब्वियसली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो कहीं पे भी बारी लो लिखेंगे, जितों भी लबन सी लब ही जावांगे। सो कहीं पे भी उनको ढूंढने में मिल सकते हैं, ऑनलाइन गूगल कीजिए। और उसमें यह है कि वो डायरेक्ट हमारी लीगल सर्विसेज हम दे रहे हैं, काफ़ी सालों से दे रहे हैं। एंड सो फार मैं ये समझता हूँ कि जी मैं अभी तक जो है मेरी 5 स्टार रेटिंग है जी ऑनलाइन गूगल पे भी, एंड आई हैव अ वेरी गुड सक्सेस रेट इन इमिग्रेशन मैटर्स जो है। सही है। अच्छा, वर्क परमिट आसानी से मिल जाता है यूके का? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और जितने आपके चाहने वाले, देखने वाले देख रहे हैं इस वक्त, उन आपके इस चैनल की वजह से मैं उन्हें कहूँगा कि जी कि वर्क परमिट यूके में आसानी से नहीं मिलता। सो इस वजह से ये जितने इस वक्त हम इंडिया में, पाकिस्तान में, मैं बाकी तरफ भी देख रहा हूँ कि बहुत लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं जी कि यूके का वर्क वीज़ा आप हासिल कीजिए, बहुत आसान है, दिस एंड दैट। नॉट एट ऑल, जिसको खान साहब कहते हैं ना, एब्सोल्युटली नॉट। सो एब्सोल्युटली नॉट वाली बात है। वर्क वीज़ा यूके का बेचा जा रहा है जी, जिसको जो कि इसका क्रिमिनल ऑफेंस जो है, बाइंग एंड सेलिंग वर्क वीज़ा ज़्यादा क्रिमिनल ऑफेंस, चाहे वो इमिग्रेशन के हवाले से हो या चाहे वो दूसरा क्राइम्स के हवाले से हो। सो उसमें लोग वीज़ाज बेच रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली लोग जो खरीद भी रहे हैं, और जब वो यूके में पहुंचते हैं तो आगे कुछ भी नहीं है जी, ना आगे जॉब्स पड़ी हुई हैं, ना आगे वहाँ पे कोई काम है। इवन के बहुत सी कंपनीज जो हैं उन्होंने वीज़ाज अपने बेच के, एक कंपनी है उसने 4-5 वर्क वीज़ाज निकाले, बेच दिए। उसके बाद जो है वो कंपनी कोलैप्स कर गई, कंपनी उन्होंने बेची, वो आके थे अपना उत्थे गया नहीं, या थाईलैंड एंजॉय कर रहे हैं वो जिसने कंपनी बेची और वीज़े बेच। सो ये लोगों की गलती है। अगर तो आपको डायरेक्ट जॉब मिलती है, जो कि है ही नहीं, जॉब्स ही नहीं है वहाँ पे, खुद यूके में इस वक्त स्टूडेंट्स जो हैं उनको जॉब नहीं मिल रही, वहाँ पे इस वक्त बेरोज़गारी है, जॉब्स है कोई नहीं। लेकिन वहाँ पे से जो इंटरनेशनली लोग हैं वो वर्क वीज़ाज पे आ रहे हैं। सो वर्क वीज़ा आसानी से बिल्कुल नहीं है बिल्कुल। वीज़ाज मौजूद हैं, कंपनीज मौजूद हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिलता है अगर जेन्युइन मिले तो, लेकिन एक्चुअल मिल नहीं रहे लोगों को। सही है। अच्छा सर, वो भी होता है कि वहाँ शादी हो जाए, तो ये भी इजी है या कोई
शादी करवाना चाह रहा है वहाँ पे, या जो आपके यूके के लोग हैं वो पाकिस्तान से शादियां करवा के लाते हैं, तो उसके लिए लॉ ऑफिस की कंसल्टेशन ज़रूरी है या खुद ही वो फॉर्म वगैरह फिल करें? नहीं, ये बहुत टेक्निकल होता है। मैं ये समझता हूँ जी कि जो स्पाउस वीज़ा होता है, जो मैरिज का वीज़ा है, वो बिल्कुल खुद नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो उसमें बड़ी हाई किस्म की फ़ीस इंक्लूड होती है। अप्रॉक्सीमेटली 4,500 पाउंड्स जो है वो 5,000 पाउंड्स उसमें कॉस्ट आ जाती है लोगों की, जो IHS की फ़ीस पे करने में, इमिग्रेशन फ़ीस पे करने में। सो जब इतनी हैवी किस्म की फ़ीस पे करेंगे तो आप एक छोटी माइनर मिस्टेक जो है वो आपको पीछे धकेल देती है कि आपका नंबर एक तो यूके इमिग्रेशन लॉज में है कि प्रोवाइडिंग अ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, आप किसी भी तरह की जानते बूझते हुए फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दें, या आपसे गलती से अगर कोई ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन निकल जाती है, आप उसमें यस नो में कर देते हैं, तो एक तो आपकी फीस गई, सेकंड आपको 10 साल का बैन हो गया, 10 ईयर्स का। सो इसलिए कि इससे बचने के लिए मैं ये समझता हूँ कि ऑलवेज बेस्ट थिंग कि आप वकील के पास जाएं और एप्लीकेशन इस तरह की उनसे करवानी चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, विजिटर वीज़ा वो कहते हैं बड़े रिजेक्ट होते हैं, एक्सेप्ट भी होते हैं, तो फाइल कैसे कंप्लीट करनी चाहिए, या एक प्रोफेशनल जो लॉ ऑफिस है वो कितना ज़रूरी है उसकी इन्वॉल्वमेंट? देखिए सर, उसमें ऐसा है कि एक तो पहले देखना चाहिए कि विजिटर वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ क्यों होता है। विजिटर वीज़ा यूके का हो या बाकी कंट्रीज़ का भी, तो मैं तो यूके की बात करूंगा, वो तो मेजर उसकी वजह यही है विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ल की, कि एक बारी जड़ा आ गया वो कहना मैं वापस से जाना कोई नहीं, इधर से इतों उसी ऊपर चले जावांगे लेकिन वापस नहीं जाना। सबसे बड़ा मेजर जो इशू है, वो जो इमिग्रेशन जिसने वीज़ा स्टैंप करना है उसकी ये सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वापस जाएंगे। आपके पास दो पार्ट्स है ना जी इस विजिटर वीजा के, एक कि जी के आप यहाँ से वहाँ क्यों जाना चाहते हैं, सेकंड क्या आप वहाँ से वापस भी आएंगे कि नहीं आएंगे, पर्पस ऑफ विजिट। पर्पस ऑफ विजिट आ गया। अब वो पर्पस ऑफ विजिट पे तो लोग बता देते हैं कि जी मेरी उत्थे फुफी रहती है जी, मेरा चाचा रहते हैं वहाँ पे, मैं जाऊँगा और वापस आऊँगा। वो आगे से वो भी यही कह रहे होते हैं जी साढ़े रिश्तेदार ने, ये आएंगे तो वापस चले जाएंगे, लेकिन जो ही वो आ जाते हैं वही उनको रास्ता बताते हैं कि लो जी हूँ तुसी वापस नहीं जाना, इतने सारे एनजी सेट होंगे। सो उसकी वजह से जो जेन्युइन विजिटर हैं उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। जो चूंकि लोग बैंक स्टेटमेंट वो वहाँ से इस तरह की लगाते हैं, मतलब बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं। सो जिसमें मैं ये समझता हूँ कि अगर तो कोई जेन्युइन विजिटर है सो उसको आना चाहिए, और उसके बाद आएँ, आप घूमें, देखें, सारा सिस्टम देखिए, उसके बाद आप वहाँ पे उसको एक्सप्लोर कीजिए कि जी कि मुझे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके ऊपर मैं वापस जाऊंगा और दोबारा से वीज़ा लेके आ जाऊंगा जेन्युइन तरीके से, रादर देन कि आप, मैंने ऐसी कई फैमिलीज देखी हैं जिनके घर में फॉर एग्जांपल को डेथ होगी किसी की, या किसी के घर बेबी पैदा हुआ, या किसी की कोई फैमिली में शादी है, अब वो चाहते हैं उसके अपने जो हैं उनको मिलने आए, जो जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट होता है, जिनके पास स्किल्ड वर्कर वीज़ाज हैं, जो स्टूडेंट हैं, लेकिन अब वो चाहते हैं उनकी फैमिली आए, लेकिन उनको बहुत सारे जो जेन्युइन केसेस हैं उनको वीज़ा ही नहीं वो इशू करते। सही है, क्योंकि जो लोग, कई लोग जो मिसयूज़ किया होता है सिस्टम को, अब्यूज़ किया होता है सिस्टम को, उनकी वजह से जो हकदार लोग हैं उनका हक मारा जाता है। सही है। अच्छा सर, चूँकि पाकिस्तानी कम्युनिटी है बहुत बड़ी तादाद में है यूके में, और कई ऐसे सिटीज़ हैं जो पाकिस्तानी कम्युनिटी की वजह से पहचाने जाते हैं। अभी तो और वहाँ पर गए हैं पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तानी नज़ाद जो ब्रिटिश सिटीज़न है, वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस या पाकिस्तानी कम्युनिटी की और कौन से प्रॉब्लम्स हैं? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस तो एक तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारी कम्युनिटी का एक बड़ा इशू बन चुका है इस वक्त ना, और एक सबसे बड़ा इसमें एक इशू एक ये है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। चूँकि हमारे कंट्रीज़ में, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, वहाँ पे लोगों को बताया ये जाता है कि जी के डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम जो है वो सिर्फ औरत होती है, वाइफ जो है सिर्फ वही विक्टिम है। नंबर एक तो ये। सेकंड, वहाँ पे कहा जाता है कि जी के कुसोनो मुक्की चपेट जो है वही मिलेगी तो फिर आप डोमेस्टिक वायलेंस के हैं, अगर खामन ने आपको मुक्का मार दिया, थप्पड़ मार दिया, तो आप डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम है। लेकिन यूके का लॉ ये कहता है कि डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम जो है वो दोनों में से कोई भी हो सकता है, कुड बी मेल एंड फीमेल, हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है। एंड डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट ओनली एट कुसोनमुखी चपेट जो है। सो डोमेस्टिक वायलेंस की आगे डिफरेंट शेप्स आ जाती हैं। आप फाइनेंशियली तौर पे कंट्रोल कर रहे हैं अब अपने हस्बैंड को या वाइफ को, जो है वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आ गया। फिर उसके बाद आपका कंट्रोलिंग बिहेवियर है, तू कितने चल रही है, की कर रही है, या इवन के वाइफ हरासमेंट
हरासमेंट आ गई। वाइफ कह रही है जी तू भी सोशल मीडिया क्यों यूज करना है, टिकटॉक दे उत्ते केड़ी मान वेखना। सो ये दिस काइंड ऑफ थिंग इज आल्सो जो डोमेस्टिक वायलेंस में आ गया, हरासमेंट में आ गया। फिर जेब खर्चा ना देना, घर में सब्जी ना ला के देना, उसको हांडी नहीं कि जी नहीं पकाना आज। सो इस ये तमाम चीजें जो हैं, यानी कि यूके के जो लॉज हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। और मैं ये समझता हूँ कि चूंकि एक माइंडसेट लोगों का बना हुआ है कि जी के डोमेस्टिक वायलेंस में सिर्फ औरत ही बाहर निकल के अपना राइट ले सकती है, लेकिन बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें डजंट मैटर इस मेल और फीमेल जो है वो दोनों के राइट सेम है। अगर कोई आदमी भी इस तरह का विक्टिम है इसी डोमेस्टिक वायलेंस का कि उसकी वाइफ उसको कंट्रोल कर रही है, उसको खाना नहीं दे रही या बदतमीजी कर रही है, या देखिए बाज़ जो है वो थप्पड़ मारना ही एक डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, उसको ऊंची आवाज़ में शाउट करके बोलना जो है या एवं गिलास पर या मुंह पर रोड़ देना, सो ये भी एक तरह का डोमेस्टिक वायलेंस में ही आ जाता है। सो ये इसकी वजह से लोगों में अभी बहुत अवेयरनेस आ गई है सोशल मीडिया की वजह से। अच्छा सर, कैसर साहब आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और टिकटॉक स्टार हैं, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो क्या आते हैं आपको सोशल मीडिया के जरिए? सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है जी असी करिए कुछ ना तो असी यूके च किवें आना है। अच्छा, सबसे बड़ा यही है। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद जो यूके आ जाएंगे वो कहते हैं जी असी सानू दसो असी इत्थे रहना किवें, असी पक्कियां किवें होना है। मतलब उन्होंने एग्जैक्ट सिचुएशन की तरफ नहीं जाना है कि जी अगर हम स्टूडेंट हैं हम अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें, उसके बाद ये गवर्नमेंट का एक ऑफर है कि इसमें जिसको PSW वीज़ा कहते हैं, ग्रेजुएट वीज़ा रूट, वो आपने एग्जाम पास करें, अपना 2 साल का वीज़ा 2 इयर्स वीज़ा जो है वो गवर्नमेंट आपको देती है, आप 2 साल के लिए आज़ाद हैं। यू कैन डू योर ओन बिजनेस, अपना बिजनेस कीजिए, अपना जॉब कीजिए, अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कीजिए। लेकिन नहीं, वो कहते हैं जी असी ना फीस देनी है यूनिवर्सिटी की, ना हमने यूनिवर्सिटी जाना है और असी तो कुड़ी लभनी है तो ब्याह करना है। सो वो कहते हैं जी हमें यूरोपियन को मिल जाए या यूके की मिल जाए या कोई ऐसी ब्रिटिश औरत मिल जाए उधर से साह चल रहा हो बस। लेकिन हम ये है कि वो ये एक बड़ा एक गलत एक ट्रेंड सेट जो है अलमिया है। सो वो मैं ये समझता हूँ कि इसका अल्टीमेट फायदा कोई नहीं है, इसका नुकसान होता है, क्योंकि लोग इस तरह का जब ये शॉर्टेस्ट वे ढूंढते हैं कि जी हम मैरिज करेंगे और उसके बाद जो है अपना यही सबसे ज्यादा कॉमन सवाल, शादी ब्याह करना जी, ब्याह करेंगे तो वीज़ा पक्का हो जाए, लेकिन वो मैरिज होने के इमीडिएट बाद लड़ाई हो जाती है ना, वो जो ही वो होगा डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज आ गए, फिर वो वीज़े का स्टेटस तो वहीं का वहीं आ गया। सो ये चीज़ें हैं जो बहुत सी ऐसी है जो मैं समझता हूँ कि लोगों को लॉ के साथ साथ अवेयरनेस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट, खुद को भी चेंज करना चाहिए, खुद को भी चेंज। कैसर बारी साहब बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें वक्त दिया। कैमरा हाजिर है, अपनी सर्विसेज के बारे में अपना फ़ोन नंबर अगर शेयर करना चाहें, वेबसाइट शेयर, यूट्यूब, तो आप बताइएगा। हमारे बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो कैनेडा वन टीवी का शुक्रिया जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और मेरा मकसद यहाँ पे अपनी प्रमोशन, सेल्फ प्रमोशन तो है नहीं, मैं मेन इशू ये है कि आप अगर यूके आना चाहें तो लीगल वे से आइए, आप कानूनी रास्ता जो है उसको अपनाइए, चाहे आप स्पाउस वीज़ा पे आ रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, किसी भी वीज़ास पे आ रहे हैं, और एक तो अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उसको सही तरीके से वकील के थ्रू करवाया करें। सेकंड ये है कि गलत ट्रैक से बचें, और ये इस वक्त जो मैं मैसेज देना चाहूँगा इनके चैनल की वजह से, स्किल्ड वर्कर वीज़ास के हवाले से बहुत ज़्यादा सोसाइटी में, मार्केट में जो है फ्रॉड है, स्कैम है, उससे बचिए और अपनों को भी, आप खुद भी बचिए और अपने प्यारों को भी बचाइए। बहुत शुक्रिया कैसर बारी साहब। नाज़रीन, यूके इमिग्रेशन एंड ह्यूमन राइट्स के मशहूर वकील कैसर बारी साहब हमारे साथ थे। यकीनन आप को अच्छा लगा होगा कि यूके की इमिग्रेशन कैसे हासिल की जा सकती है। तो इनका जो फ़ोन नंबर है वो अभी स्क्रीन पे मौजूद है, वो आप नोट कर लीजिए। अगर यूके की इमिग्रेशन के हवाले से कोई सर्विसेज चाहिए तो कैसर बारी साहब से आप रब्ता कायम कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे ये बहुत एक्टिव हैं, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे। तो बारी लॉ एसोसिएट्स गूगल करें या टिकटॉक पे जाएं, इनको फॉलो करें, यूट्यूब का जो चैनल है इनका उसको सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में किसी नए मेहमान, नए मौजू के साथ, गुफ्तगू के नए अंदाज के साथ हाजिर होंगे। बदर